हेलो। मैं उनका शक्य अरहंत कोचिंग सेंटर विधुना और यस अरहंत क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे थे। उसकी अगली सीरीज में हम लोग आज कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जो आपको आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन आपका है, किसी पिंड का भार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी पहाड़ों पर अधिकतम होता है। आप ध्यान रखना कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम होता है। तो जी आपका पिंड का भार निर्भर करता है डब्ल्यू बराबर एम जी। ठीक है, जी जहाँ अधिक होगा भार वहाँ अधिक होगा। तो पृथ्वी की सभी तलों पर जी का मान समान नहीं होता है। भूमध्य रेखा पर 9.8 समथिंग और ध्रुवों पर आपका अधिकतम होता है। कैसा होता है? अधिकतम। तो अधिकतम होगा, पृथ्वी के सभी स्थान समान होगा, पहला काम तो गलती हो गया। ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ये बात आपकी सही है। ध्रुवों पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, क्योंकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पे कम होता है। ठीक है, यहाँ पे कम माना जाता है, सबसे कम, और सबसे अधिकतम ध्रुवों पर होता है पृथ्वी तल की बात की जाए। ठीक है, तो ये भी गलत आपका हो गया। मैदानी इलाकाओं में जी का मान अधिक होता है पहाड़ की अपेक्षा, तो वहाँ अधिक होना चाहिए, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर लिखा हुआ है, इसलिए आपका ये भी गलत है। अतः ऑप्शन आपका कौन सही है? बी ऑप्शन सही हो गया। कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन चर्चा करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, उसने बताया कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में एक व्यक्ति भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट में 5 कंडीशन आती है। ठीक है, जैसे डब्ल्यू बराबर अभी बताया एम जी होता है, ये बात सही है। लेकिन जब आप लिफ्ट में ऊपर को जा रहे होते हैं तो इसमें एक बल कार्य करता है जो आपको ऊपर को ले जा रहा होता है, फिर हम लोग कहते हैं त्वरण। तो ए आपका इसमें और आ जाता है, तो यहाँ पे आपका प्लस एम ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो मनुष्य का भार है वो क्या है, वो बड़ा प्रतीत होगा। जैसे ही लिफ्ट नीचे को आ रही होती है तो इसमें एक बल कार्य कर रहा होता है ए, जो आपका एम जी माइनस एम ए हो जाता है, तो आपका मनुष्य का भार घटा प्रतीत होता है। अगर समान लिफ्ट से जा रही है समान वेग से, तो एम जी आपका ये एम जो ए हो जाएगा समान वेग से होगी, तो वहाँ पे ए का मान 0 हो जाता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा पोर्शन। तो डब्ल्यू बराबर एम जे, व्यक्ति के भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर नीचे आपका आ रही है उसमें ए का मान अधिक हो जाए जी की अपेक्षा, तो मनुष्य जो होगा उसमें बैठा हुआ तो माइनस में मान आएगा, माइनस में जब आएगा तो व्यक्ति तल से उठकर उसके छत पे टकरा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि समान वेग से ऊपर जा रही है, समान वेग से नीचे आ रही है, ऊपर को त्वरण से गमन कर रही है और नीचे को त्वरण से। तो आप जहाँ समान वेग होता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऊपर को और त्वरण से गमन कर रही है। अतः आपका कौन सा आपका हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। सही दिख रहा है? सही से ना दिख रहा हो तो और बड़ा किया जाए, वैसे दिख रहा होना चाहिए था। अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका देखते हैं। चलो अगला पूछ रहा है आपसे कि क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी किसी पिंड को पृथ्वी की चंद्रमा से ऊपर ले जाया जाए, चंद्रमा पर ले जाया जाए, तो धरना पृथ्वी के सापेक्ष जी के मान, पृथ्वी का जो जी का मान है उसके सापेक्ष चंद्रमा का जो जी का मान है, का जो जी का मान है वो 1/6 भाग है। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसने कहा कि जो जी का प्रवाह होता है वो भार पे होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, लेकिन द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, तो आप इसमें देखें किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न हो जाएगा, भार वही रहेगा, गलत बात। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, उसका द्रव्यमान और भार दोनों भिन्न होंगे, गलत बात। उसका द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार भिन्न हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है, दोनों पूर्ववत रहेंगे, ये भी गलत बात, अतः ऑप्शन सी से। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, है ना करो। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है,
किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो, ठीक है, तो ये कह रहा है किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए, ये अब क्वेश्चन है, तो क्या होगा? उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग जैसे आपने पढ़ा होगा P बराबर mv, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है K बराबर हाफ mv²। अगर एनर्जी की बात करेंगे हम लोग तो वेग अगर दोगुना हुआ तो एनर्जी क्या गुनी हो जाएगी? चौगुनी। ये तो गलत हो गया आपका। त्वरण वेग, जैसे वेग बढ़े त्वरण बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा आपका, उसके लिए आपका इसमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन डायरेक्टली आप ध्यान रखो कि अगर वेग दोगुना करेंगे तो संवेग भी कैसा हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, अगर उसमें m अपरिवर्तित रखा जाए तो, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा वेग वाली वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा नियत नहीं होती है भाई, ठीक है भाई। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपको अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया उसकी गतिज ऊर्जा। जब हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका हाफ mv², ठीक है। अगर वेग दोगुना करोगे तो जैसे ही वेग दोगुना होगा तो उसका वर्ग हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगी आपकी? 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा उसकी क्या गुनी हो जाएगी आपकी? 4 गुनी। अतः ऑप्शन सी सही। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अगला देखते हैं हम लोग। अगला पूछा जा रहा है आपका, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए कौन सा यंत्र आवश्यक होता है? तो वायुमंडलीय दाब आपको पता होना चाहिए। हम लोग नापते हैं किससे? बैरोमीटर से। किसे नापते हैं हम लोग? बैरोमीटर। अतः वायुमंडलीय दाब किसे नापा जाता है? बैरोमीटर से। कोई दिक्कत? चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी पिंड का अधिकतम भार होता है, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। देखो किसी भी पिंड का अधिकतम भार की बात हो रही है। अगर निर्वात में देखा जाए तो किसी भी पिंड का जो भार होता है वो क्या होता है? तो शून्य हो जाता है, ठीक। किसी भी पिंड का न्यूनतम अगर पूछा जाता है तो क्या होता है? निर्वात में। लेकिन उसने पूछा अधिकतम, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है वायु में होगा, जिसमें डेंसिटी अधिक होती है, क्या? घनत्व अधिक होगा, वहाँ पे आपका भार अधिक हो जाएगा। तो वायु में, हाइड्रोजन में, जल में, तो वायु, हाइड्रोजन, जल में फिर घनत्व किसका जाना है? जल का। अतः ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। किसी वस्तु का जो भार होगा अधिकतम कहाँ होगा आपका? जल में। जल में आप उसको तौलेंगे तब की बात हो रही है, पिंड का अधिकतम भार पूछ रहा है। लेकिन जब जल के अंदर रहता है तो उसके बाद में आप उसको ऊपर उठाते हैं तो उसमें भार में गिरावट आती है, वो आपने पढ़ा होगा आत्मनिर्भर सिद्धांत वगैरह, वो अलग कंडीशन है, ठीक है। इसका अगला पार्ट देखिएगा आप। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है पेपर के दृष्टिकोण से, कई बार पूछा गया आपसे कि एक जल से भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ऐसा आपका जल से भरा हुआ है पूरा, इसमें बर्फ का टुकड़ा एक आपका तैर रहा है, ठीक। और बर्फ का टुकड़ा होता है उसमें पता होना चाहिए 1/10 भाग ऊपर होता है, 1/10 भाग ऊपर तैरता है और 9/10 भाग पानी के अंदर होता है, ठीक है। अब इसमें तैर रहा है, अभी कह रहा है कि इसको अगर बर्फ़ पूरी पिघल जाए तो बीकर के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इसमें आप कोई चीज़ तैर रही है तो अपने आयतन के बराबर उसने पानी पहले विक्षेपित कर दिया है। जब ये इसमें पूर्णतः पिघल जाएगी तो उसके तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूर्ववत बना रहेगा। तो ऑप्शन सी सही। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, उसने कहा है कि सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक द्रव में कौन होता है? तो द्रव धातु जो आपकी है कौन सी है? पारा। तो आपने पूछा जल में ऊष्मा, पारा, अल्कोहल, ईथर, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा, ठीक। द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा। और ठोसों में चांदी, ठीक है। और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक मानी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है,
आर्द्रता तापमापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में कौन नापा जाता है? आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? द्रवों की अपेक्षित घनत्व का, दूध की परिशुद्धता का, वायुमंडलीय दाब का, आपेक्षिक आर्द्रता का। क्या कहें हम लोग? आपेक्षिक आर्द्रता का मापन इससे किया जाता है। दूध परिशुद्धता लैक्टोमीटर से, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व आपका नापा जाता है क्या कहते हैं, अभी देखो आता बताते हैं। ये वाला अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। उन्होंने कहा सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग से प्रकाश आता है? तो ध्यान रखना कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पूरा ढक जाता है। अरे भाई, सूर्य पूरा जब ढक जाता है तो उसमें आपको ये रखना कि सूर्य ग्रहण समय जो होता है कंडीशन, सूर्य ढका होता है तो सूर्य के आसपास जो होता है इसे हम लोग कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोना या क्रीट, सूर्य मुकुट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य ग्रहण होता है, जिसे खग्रास बोलते हैं, बोलते हैं हम लोग खग्रास। खग्रास मतलब ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य पूरा ढक जाए, तो उस समय प्रकाश जो है उसके आसपास से निकलता है बाहरी सतह से, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं, क्रीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रीट। और इसे कई बार सूर्य मुकुट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अतः आंसर आपका बी सही है। चलो अगला देखिएगा आप लोग। अगला कह रहा है समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और पार्श्विक उल्टा। क्या कहेंगे हम लोग? आभासी और पार्श्विक उल्टा। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, पटल पर बन सकता है वस्तु से जरा छोटा। ये सभी आपकी अलग बात है, लेकिन आभासी होगा और पार्श्विक उल्टा होगा। पार्श्विक उल्टा, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है चित्र कैसा होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है और आभासी होता है। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दंत चिकित्सक जो है आपका किसका प्रयोग करता है? तो ये ध्यान रखना कि छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे आप? अब बताइएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है। बेलनाकार दर्पण गलत बात, समतल दर्पण गलत बात, उत्तल दर्पण गलत बात। क्या कहें हम लोग? अवतल दर्पण। छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण, और कई सारी वस्तुओं को छोटी जगह में देखने के लिए उत्तल दर्पण। ठीक है, अतः आंसर आपका डी सही है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। प्राथमिक रंग वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम लोग इस पे कई बार गलतियां होते हैं। कौन कौन से प्राथमिक रंग? कई बार पूछेगा और कलर टीवी में कितने रंग होते हैं? ठीक है, तो 3 रंग पाए जाते हैं। जो प्राथमिक रंग है वही आपके कलर टीवी में रंग पाए जाते हैं। तो जब भी यह क्वेश्चन आए प्राथमिक रंग की बात हो रही हो तो कौन कौन से होते हैं बताओ भाई। इस त्रिकोण समझ लेते हैं हम लोग। लाल, और बताओ, नीला और हरा। ठीक है, अब लाल और हरा मिलेगा तो क्या बनेगा? पीला। लाल और नीला मिलेगा तो लाल और हरा ये मैजेंटा होता है। ठीक है, लाल हरा पीकॉक नीला, इन सबको मिला दिया जाए तो बन जाता है सफ़ेद। तो ये आपके प्राथमिक हो गए, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा। ठीक है, अब इसमें आपको ये रखना है कि कई जगह बच्चे पीला लगा लेते हैं, लाल नीला हरा। ठीक है, लाल हरा मिलाओगे तो पीला बन जाएगा। पीला का रंग हो गया द्वितीयक। ठीक है, ये पीला यहाँ पर दिखेगा आपको। इसमें अगर देखा जाए और रंग यहाँ तो बनना संभव नहीं सभी, फिर भी लिख लेते हैं हम आप पे। ये लाल के साथ नीला बनेगा तो मैजेंटा। ये आपका नीला के साथ हरा मिलेगा तो पीकॉक नीला, और इन सबको मिला देंगे तो बन जाएगा सफ़ेद। इन सभी रंगों को आप मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? आपका सफ़ेद बन जाएगा। तो आपको प्राथमिक रंग पूछे जाएं तो लाल हरा नीला, द्वितीय पूछे जाएं तो पीला मैजेंटा पीकॉक नीला, और पूरक रंग पूछा जाए सफ़ेद। बाकी सब रंग कैसे हैं? अब बाकी जो सभी रंग आपके होंगे वो आपके अलग अलग। ठीक है,
बाकी सब इन्हीं से बने होते हैं। मुख्यतः 3 रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका ए से। चर्चा करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग लेंस की भांति काम करता है? ठीक है, लेंस की भांति काम करे तो समझ लो कैमरा का लेंस, वो आपकी आँख का जो लेंस होता है वो कैमरा के लेंस के भांति कार्य करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग है, आप उसको देखिएगा। ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के पटल के बाद, दृष्ट पटल के बाद, तो दृष्ट पटल जो होता है आपका, उसके भांति जो कार्य करता है वो आपका, ध्यान देना, दृष्ट पटल जो ऊपर से आपका इस प्रकार से उस पर पर्दा लगता है जाके, उसका काम करता है। तो ये जो आप कैमरे का दृष्ट पटल है वो आंख पर बनने वाला चित्र अर्थात फिल्म के भांति काम करता है। ठीक है, अतः ऑप्शन बी सही। शटर द्वारक हो जाता है आपका, ये लेंस जो होता है उसमें जो लेंस लगा होता है उसके बाद काम करता है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अगला देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें आप देखेंगे, दे रहा है आपसे, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर में के ती छोड़ने के कारण क्या है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, निम्न आवृत्ति, कमजोर वाक् तंत्र। तो देखना कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वर तीक्ष्ण होता है, इसमें आपका तारत्व आता है। क्या आता है? तारत्व। ठीक है, तारत्व का मतलब है कि उसकी आवृत्ति कैसी होती है? उच्च होती है। जिनकी आवृत्ति अधिक होगी उनका तारत्व अधिक होगा, तारत्व अधिक होगा तो वो आपकी पतली आवाज़, तीक्ष्ण आवाज़ निकलेगी। अतः आंसर आपका ए सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, मच्छर की भनभनाहट शेर की दहाड़ में किसमें तारत्व अधिक है? तो आप ध्यान रखना है कि मच्छर की भनभनाहट का तारत्व अधिक होता है शेर की दहाड़ की अपेक्षा। सही बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई जल्दबाजी नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन ना बन रहे हो स्पीड में करके पढ़ लो, लेकिन ये है कि आपको देखना है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो आते रहे क्वेश्चन उन पर चर्चा हो रही है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, बताइएगा। देखो तो निर्वात में सबसे कम 0 हो जाता है, निर्वात में 0 होता है। ध्वनि का वेग निर्वात में 0, वायु में, जल में, इस्पात में तो ध्वनि का वेग ठोसों में अधिक होता है, ठोसों में भी इस्पात में सबसे अधिक होता है। तो आप कहेंगे इस्पात में सबसे अधिक। ठीक, उसके बाद में जल, उसके बाद में वायु। ठीक, सबसे अधिक किसमें होगा? आपका इस्पात, फिर जल, फिर वायु, फिर निर्वात में 0 हो जाता है। ठीक, चलो अगला चर्चा करें हम लोग। मार्क संख्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आपको अभी ये दिख नहीं रहा होगा तो अब देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या गया है कि मैक संख्या का संबंध, मार्क संख्या मतलब है यहाँ पे मैक संख्या से। तो मैक संख्या एक मात्रक है, इकाई है। किसकी इकाई है? वायुयान के वेग को नापने की। मैक संख्या जो होती है, मैक संख्या इकाई जो होती है वो वायुयान माप की होती है। जैसे हम लोग रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं और कहते हैं कि हमारी मिसाइल की जो ध्वनिक, पराध्वनिक, अतिपराध्वनिक कह देते हैं हम लोग। ध्वनिक आपका जिसका वेग 1 मैक संख्या है वो क्या कहलाती है? ध्वनिक, मतलब ध्वनि की चाल के बराबर। 1 से अधिक हो, 3 से कम हो तो उसे कहते हैं पराध्वनिक। 3 से अधिक हो, 5 के समथिंग हो, अतिपराध्वनिक कहलाती है। यही कंडीशन आपकी आती है। तो मैक संख्या वायुयान वेग का मात्रक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हर बच्चे को पता होता है लेकिन गलतियां कई बार हो जाती हैं, तो आप एक बार देख लो। देखो, निम्नलिखित में कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्यान रखना विद्युत से यांत्रिक आ गया, विद्युत से यांत्रिक, विद्युत से यांत्रिक। अब विद्युत से यांत्रिक बदलने की बात आ रही हो तो ये आपको ध्यान रखना कि पहले विद्युत फिर यांत्रिक। तो ये मोटर काम, किसका काम है? मोटर। और दूसरा आपका एक आता है डायनामा। क्या आता है? वो इसका उल्टा होता है। ठीक, डायनामो जो होता है आपका वो इसका उल्टा होता है, वो यांत्रिक से
विद्युत बनाता है। ये बात है, ध्यान रखना आप लोग। और मोटर को हम लोग कह देते हैं, इसमें दिया गया विद्युत मोटर, काम खत्म बात। डिस्ट कार्य कहीं लिखा मिल जाता है कई बार, तो बात एक ही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना तो नष्ट हो सकती है, ये तो आपको मालूम ही है। तो वहीं क्वेश्चन ये बन रहे हैं आपके। लाउड स्पीकर ऊर्जा का परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर में पता है क्या होता है कि विद्युत तार जाते हैं और उधर आपकी आवाज़ आती है, तो आप कहेंगे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा के पश्चात विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा पश्चात ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ध्वनि विद्युत ऊर्जा के पश्चात ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है आपकी। ध्वनि से विद्युत ऊर्जा पश्चात में ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में होता है। तो ध्यान रखना कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि से विद्युत पश्चात ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट। विद्युत से यांत्रिक पश्चात ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट। तो आप क्या कहेंगे? ध्वनि से विद्युत पश्चात ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट। आप कहेंगे विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में बदल दी जाती है, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा इसमें नहीं आती। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी बताया था वही क्वेश्चन आ गया फिर। उन्होंने बताया कौन सी युक्ति, इसका जो उल्टा चल रहा था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो अभी बताया था यांत्रिक से जब विद्युत जाएंगे तो डायनमा आपका, और डायनमा इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। फ्यूज के बारे में बताया गया है, एक अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूज की प्रकृति कैसी होनी चाहिए ये आपको ध्यान रखना है। फ्यूज और हीटर के तार के बारे में अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का काम क्या है? बिजली के झटके को बचाना। देखो फ्यूज आपका जो लगा होता है वो एक ऐसा तार होता है जिसका प्रकृति की अगर बात करें, हम लोग प्रकृति की बात करें तो नेचर जो होता है वो उसका उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी किसकी? फ्यूज तार की। और एक आता है आपका हीटर का तार। हीटर का तार की बात करें उसमें उल्टा होता है, उच्च गलनांक निम्न प्रतिरोध। उच्च गलनांक निम्न प्रतिरोध। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, गलतियां होती हैं कई बार। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा कि विद्युत तार और फ्यूज तार का काम क्या रहेगा? बिजली झटका से बचाना, प्रवाह के नियमित करना, अति भार ओवरलोडिंग या लघु पथ की स्थिति में परपथ को भंग कर देना। मुख्य काम है आपका यही है। ठीक है, अगर लोड आ जाता है तो वो बीच से टूट जाए, क्योंकि उसका प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न, जरा सी गर्म होगा वो टूट जाएगा, आपका जो नुकसान होने से बच जाएगा, इसलिए फ्यूज लगाया जाता था पहले। 10⁻⁻10 मीटर होती परमाणु की ऊर्जा आपकी त्रिज्या। प्रभावी त्रिज्या पूछी गई तो अरे भाई, ठीक है, इसमें देखिए आप लोग परमाणु प्रभावी त्रिज्या पूछी गई है, तो आप यहाँ परमाणु लिखा हुआ है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या की बात की गई है, तो इसको आप याद करिएगा 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपका है। अब इसमें ये पूछ रहा है आपसे, ये दोनों क्वेश्चन केमिस्ट्री संबंधित हो गए। तो यूरेनियम 235 के नाभिक में न्यूक्लियस में होता है, तो 235 जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे आपके, अतः ऑप्शन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या 235 होगी, आपका ऑप्शन डी सही। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो सभी इंपॉर्टेंट थे, आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है भाई, जय हिंद।